हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन में गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन और उसका वेरिएशन विद टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये पढ़ चुके हैं। अब उसी सीरीज में अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। फिजिबिलिटी की बात करो कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, या रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी की बात करो, एक ही बात है। ठीक है, इसके लिए हम अपना पीछे थर्मोडायनेमिक 2 से इसे रिलेट करेंगे। हमने थर्मोडायनेमिक 2 में एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये वैल्यू हमारी आई थी 0। ये हमने थर्मोडायनेमिक 2 में पढ़ा है। एंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस दिस टर्म सिस्टम और सराउंडिंग की वैल्यू दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये चीज हम वहां पे पढ़ चुके हैं और इन दोनों को हमने वहां कंबाइन भी कर लिया था। दोनों के कॉम्बिनेशन पे आया था डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज हमने पीछे थर्मोडायनेमिक 2 में निकाल दी थी। फॉर इन दोनों में से हम कह सकते हैं ना, जब रिवर्सिबल होगा तो इक्वल टू 0 होगा और जब इरिवर्सिबल होगा देन इट इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब हम इसी को लेके चलेंगे, ये हमारा वही बेसिक वाला टर्म है। अब डी एस ऑफ सराउंडिंग की बात करें तो पीछे हमने इसे निकाला था फॉर स्मॉल चेंज में से लिख सकते डी एस ऑफ सिस्टम प्लस डी एस ऑफ सराउंडिंग। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं लिखा, सब कुछ मैं थर्मोडायनेमिक 2 से ले रही हूं। वहां पर हमने ये चीज भी पढ़ी थी, डी एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, बिकॉज सराउंडिंग ने लॉस करना था तो नेगेटिव साइन था। डन। अब हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आई मार्क दिस इक्वेशंस बिकॉज मुझे वापस पुट करना है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है क्यू रिवर्सिबल जो होता है वो होता है डी यू प्लस पी डी वी के बराबर। तो मैं क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी। ये चीजें हमने थर्मोडायनेमिक 2 में ऑलरेडी की हुई हैं। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास डी एस सराउंडिंग की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी। ये आ गई। तो सराउंडिंग वाली वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ। पुट दिस इन इक्वेशन 1। मेरे पास है डी एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग की वैल्यू ये है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो मैं टी को इधर ले जा सकती हूँ, उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो टी डी एस बन गया। अब क्योंकि सराउंडिंग नहीं है तो सिस्टम लिखने की भी जरूरत नहीं है। माइनस डी यू माइनस पी डी वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गई एक मेरी बेसिक टर्म जिससे मैं अपने सारे क्राइटेरिया निकालूंगी। डन। आपको क्राइटेरिया 1 बाय 1 हर फॉर्म में निकालना है, लाइक एंट्रोपी की, यू की फॉर्म में, एच की फॉर्म में। ठीक है, सारी जितनी टर्म्स हमने पढ़ी है सबकी 1 बाय 1 फॉर्म में निकालोगी। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी में निकालने के लिए रेस्ट टर्म को 0 कर दो। तो डी यू क्या हो गया 0 और डी वी क्या हो गया 0। अगर डी यू और डी वी 0 हो जाए, आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2 पर पीछे हो चुकी है, तो इक्वेशन नंबर 3 बिकॉज बार बार यूज होनी है तो कौन सी यूज होगी तो हम यहां से ले लेंगे। ठीक है, इसमें डी यू भी 0 हो गया, डी वी भी 0 हो गया, तो टी डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, टी डी एस मतलब कब 0 हुआ, व्हेन यू एंड वी इज कॉन्स्टेंट। यू वी कॉन्स्टेंट तभी तो उनका चेंज क्या आएगा 0। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारी ये वैल्यू कब 0 होगी, जब यू वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। देन दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और टी तो टेम्परेचर है, चेंज किसका है यहाँ पे, एंट्रोपी का। तो हम कह सकते हैं डी एस एट कॉन्स्टेंट एनर्जी एंड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? ये आ गया मेरा इसका रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ दूसरी टर्म ले लो, इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ यू।
पहले एस की टर्म में किया था, अब यू की टर्म। यू में निकालने के लिए रेस्ट को 0 कर दो, रेस्ट को 0 किया, ds 0 और db 0, तो du आ जाएगा। क्या आएगा यहां से निकालोगे तो माइनस du इज ग्रेटर देन 0। किससे आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। माइनस साइन है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? du, साइन उल्टा हो गया ना, माइनस था तो उल्टा साइन हो गया, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। कब? जब एंट्रोपी यानी कि S एंड V हमारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, तब ये टर्म आ जाएगी हमारी इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब हमने 2 की टर्म में निकाली, अब नेक्स्ट निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। H हमारा क्या होता है? U प्लस पीवी। U और पीवी तो दोनों मेरे पास है, तो DH किसके बराबर होगा? DH किसके बराबर होगा? DU प्लस PdV प्लस VdP की चीज है मेरे पास, ठीक है। DU प्लस PdV, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बिकॉज हमारी टर्म में ये चीज है। प्लस PdV इज इक्वल टू DH माइनस VdP। पुट दिस इन इक्वेशन 3। इसे इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास है TdS माइनस DU माइनस PdV। अगर यहाँ माइनस साइन आएगा तो ये इसके साइन भी क्या आ जाएंगे? अपोजिट, तो ये आ जाएगा माइनस DH प्लस VdP इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4। डन। आगे यहाँ पे किसकी टर्म में ले रहे हैं? H की टर्म में ले रहे हैं, तो H की टर्म में लेने के लिए S और D को 0 कर दो। सो DS इज इक्वल टू 0, DP इज इक्वल टू 0, तो माइनस ऑफ DH एट कांस्टेंट S एंड कांस्टेंट P, ये दोनों कांस्टेंट हुए ना, तभी तो इनका चेंज क्या है? 0 इज इक्वल टू दिस। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। डन। साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा DH S, P इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरा इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। मैंने एंथैल्पी की टर्म में भी निकाल लिया। अब निकालते हैं अपना नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन। जितनी अब तक टर्म निकालनी है, S निकाला हो, H निकाला हो या U निकाला हो, ये सब आई थी पीछे से, थर्मोडायनेमिक 2 एंड थर्मोडायनेमिक 1 से। अब थर्मोडायनेमिक 3 में जो टर्म पड़ी है उनकी बात करते हैं, A एंड G। अब A और G की फॉर्म में निकालते हैं। A हमने पढ़ा है पीछे, A इज इक्वल टू U माइनस TS, तो DA किसके बराबर होगा? DA आएगा DU माइनस TDS माइनस STT। ये चीज हमने बहुत बार की है, ठीक है। अब आपको अपनी इक्वेशन, मैं इक्वेशन साइड पे रख रही हूं, इस इक्वेशन को लेके ही चलना है 3 को, ठीक है। 3 में क्या है? TDS है, तो TDS की वैल्यू निकालते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं। तो TDS की वैल्यू यहां से निकाल लो, DU माइनस SDT माइनस DA। डन। पुट दिस इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में TDS की वैल्यू यहां पर ये रही ना 3, TDS की वैल्यू पुट कर दो, DU माइनस SDT माइनस DA माइनस DU माइनस PdV ग्रेटर देन इक्वल टू 0। DU तो यहां से कैंसिल ही हो गया, ठीक है। जब DU कैंसिल हुआ तो हमारे पास आया माइनस SDT माइनस DA माइनस PdV इज लेस देन इक्वल टू 0। हमेशा क्राइटेरिया निकालते हुए देखोगे आप 3 टर्म आ रही है, 2 को हम 0 कर रहे हैं और रेस्ट को 1 को निकाल रहे हैं। अब DA निकालना है तो DT और DV क्या हो जाएंगे? 0। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो माइनस DA एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज 0। ये आ गया, ये 0 तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म बची, दिस इज साइन फिर से क्या हो जाएगा? उल्टा, तो DA एट TV इज लेस देन टू 0। कहां से आई है? फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है। तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ A में हमारे पास क्या क्राइटेरिया आता है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, हमेशा 2 टर्म तो फिक्स आएंगी। नेक्स्ट आते हैं अपना A के साथ एक टर्म थी G, गिब्स फ्री एनर्जी, उसकी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ G। अब G की टर्म में निकालते हैं।
जी क्या थी? गिब्स फंक्शन। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस और एच इज इक्वल टू यू प्लस पी बी माइनस टी एस, यही था। तो डी जी किसके बराबर आएगा? डी जी आएगा डी यू प्लस पी डी बी प्लस बी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। 1 बाय 1 कर दिया हमने इसे सोल्व। क्लियर? अब हमारे पास यही वैल्यू आ गई डीजी की वैल्यू। डीजी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन देखो, इसमें टी डी एस भी है, डी यू भी है, पी डी वी भी है। तो ये टर्म डी यू भी है और पी डी वी भी, ये तीनों टर्म एक है, इन्हें एक साइड ले जाते हैं। टी डी एस माइनस डी यू माइनस पी डी वी विच इज इक्वल टू, ये टर्म इधर ले आओ, बी डी पी माइनस एस डी टी माइनस डी जी। ये जो लाइन अंडरलाइन टर्म्स है उन्हें मैं एक साइड लेके गई, रेस्ट में एक साइड ले गई। इसका रीजन क्या था? क्योंकि जिस इक्वेशन में मुझे ये पुट करनी है वहां पर ये तीनों टर्म है। अब देखो इसके साथ इक्वेशन नंबर 3, ये मेरी इक्वेशन 3 है, टी डी एस माइनस डी यू माइनस पी डी वी, जो मैंने एक स्टैंडर्ड बनाई हुई है। तो ये आ चुका है टी डी एस माइनस डी यू माइनस पी डी वी, तो ये सेम है। तो यानी मैं इसकी जगह पर ये टर्म पुट कर सकती हूँ। तो पुट दिस इन इक्वेशन 3, या यूज दिस इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये है तो उसकी जगह पर ये आ जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी माइनस डी जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन। नाउ डी पी इज इक्वल टू 0 और डी टी इज इक्वल टू 0, दोनों को फिक्स कर दो। तो माइनस डी जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज दिस। फिर से साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट। डन। तो ये आ गया हमारे पास क्राइटेरिया। इसमें आया प्रेशर और टेम्परेचर क्या फिक्स है, तो इसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमने सारे क्या निकाले? क्राइटेरिया निकाल लिए फॉर अ फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एस, इन टर्म्स ऑफ यू, इन टर्म्स ऑफ एच, ए एंड जी। मीन्स आप इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको किसी की टर्म में पूछ लिया जाएगा एंट्रोपी की टर्म में क्या क्राइटेरिया है? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी रिएक्शन पॉसिबल हो, ये भी ग्रेटर देन लेस देन हो तो रिएक्शन पॉसिबल हो, ये भी लेस आ रहा है, ये भी हमारा लेस आ रहा है और ये भी लेस आ रहा है। सिर्फ एक एस की वैल्यू ही ग्रेटर आ रही है, सारी वैल्यूज हमारी क्या आ रही है? लेस आ रही है। ओके अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। लाइक सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जी का क्राइटेरिया, यानी डीजी का। तो डीजी हमने लिया जो हमारे पास पीछे है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड करूं, दिस और दिस और दिस, आइदर लेस देन और ग्रेटर, और ये दिस मीन्स आपको डेल्टा जी दे रहा होगा रिएक्शन का। अगर वो लेस देन 0 है इसका मतलब है वो रिएक्शन इज फिजिबल। और प्रोसेस कौन सा है? इरिवर्सिबल, बिकॉज स्टार्टिंग से ही से इरिवर्सिबल लेके चल रहे हैं। ठीक है। इक्वल टू 0 इसका मतलब हमारा सिस्टम क्या है? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे तो है, पर ये 0 कब होता था? जब 0 तब आया था जब ये क्या था? रिवर्सिबल। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमने खुद बनाया ना, हमारे में तो नहीं है। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज ग्रेटर देन 0 हो तो रिएक्शन क्या है? नॉट फिजिबल, वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। रिएक्शन के पॉसिबल होने के लिए आपको इस रिएक्शन की इन क्राइटेरिया को से फॉलो करना पड़ेगा। फ्री एनर्जी हमेशा लेस देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए। क्लियर? ये तो जस्ट एक क्राइटेरिया थे। अब इन क्राइटेरिया की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, तो बात करते हैं उन्हीं की लिमिटेशंस की। अब ये जो क्राइटेरिया है ये हमें ये तो बताते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, बट वो रिएक्शन किस रेट से होगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा और कितने एक्सटेंट तक वो रिएक्शन होगी, इसके बारे में नहीं बताते। ठीक है। तो पहली लिमिटेशन आई एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, डू नॉट टेल। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताते। सेकंड, डू नॉट एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन। एंड थर्ड,
उनके मैकेनिज्म को नहीं एक्सप्लेन करते। मैकेनिज्म ना तो मैकेनिज्म बताते हैं किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हुई, ना आपको ये बताएंगे कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और कितने हद तक वो रिएक्शन 100% होगी, 50% होगी, उसके बारे में हमें यहाँ से कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये आगे हमारी इसकी कुछ लिमिटेशन। अब क्या एडवांटेज है ओवर फ्री एनर्जी क्राइटेरिया ओवर एंट्रोपी क्राइटेरिया। अब हमारे पास दो क्राइटेरिया है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। एडवांटेज ऑफ फ्री एनर्जी क्राइटेरिया ओवर एंट्रोपी क्राइटेरिया। इनकी फ्री एनर्जी वाले क्राइटेरिया की एंट्रोपी वाले क्राइटेरिया के ऊपर क्या एडवांटेज है। मैं दोनों ही क्राइटेरिया यहाँ पे लिख रही हूँ। फ्री एनर्जी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो वो ये था, दिस जो भी हमने ऊपर निकाला इज लेस देन इक्वल टू 0, और जब एंट्रोपी वाले की बात करो तो वो ये था। डन। दोनों में क्या फर्क है, अब मैंने अपने सामने दोनों क्राइटेरिया लिख लिया। पहले फर्क क्या है, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसमें ये वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए फ्री एनर्जी। इसके एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये है किस पे, प्रेशर एंड टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम से मतलब है कि हमारे सिस्टम का क्या प्रेशर क्या टेम्परेचर होगा, उससे मतलब है। सराउंडिंग में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। बट दूसरी साइड जब एंट्रोपी की बात करते हैं, ये क्राइटेरिया हमने तब निकाला है जब हमने यहां से कहा था कि जो हमारी सिस्टम, यहां से सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से ही हमने इस चीज को निकाला। मीन सिस्टम के साथ साथ हमें सराउंडिंग से भी मतलब है कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सराउंडिंग के एंट्रोपी में क्या चेंज आ रहा है, तभी हम रिएक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये इसकी एक एडवांटेज। दूसरा, फ्री एनर्जी लेस हो रही है और इसमें एंट्रोपी क्या रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये इसकी दूसरी एडवांटेज हो गई। क्लियर। तो इसीलिए फ्री एनर्जी क्राइटेरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू एंट्रोपी क्राइटेरिया। क्लियर। तो ये आ गया हमारा एक रिएक्शन का क्राइटेरिया कि कैसे एक रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। अब आते हैं इसी के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये थर्ड लॉ की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, गिब्स वाला फंक्शन और जो हमने हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन किया था उसकी एक इक्वेशन बनानी है हमें। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। गिब्स यानी गिब्स फ्री एनर्जी, हमें पता है G इज इक्वल टू H माइनस TS। अब हम लेते हैं दो फंक्शंस एट टू एंथैल्पी। ये प्रोसेस क्या है, हमारे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है तभी हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, अदरवाइज टेम्परेचर भी चेंज होता। तो हमने कैसे प्रोसेस लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमने दो फ्री फंक्शन ले ली फ्री एनर्जी, उन्हीं के साथ जो एंट्रोपी आ रही है और H की वैल्यू वो स्टडी करी। डन। नाउ G2 माइनस T1 दोनों को माइनस कर दो बिकॉज स्टेट फंक्शन है। H1 है H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1। तो वैसे लिख सकते हो H2 माइनस H1, और इन दोनों में से मैं क्या कर सकती हूँ, T माइनस T बाहर ले लूं तो बन जाएगा S2 माइनस S1। ये क्या है, G2 माइनस T1। ये क्या है, एक तरह का चेंज, तो दैट इज डेल्टा G। ये भी चेंज है, डेल्टा H ये भी चेंज है, तो ये डेल्टा S आ गया। डन। दिस रिप्रेजेंट चेंज इन स्टेट्स, G2 माइनस T1, H2 माइनस H1 और S2 माइनस H1। क्लियर। अब हमारे पास ये चीज आ गई, G इज इक्वल टू H माइनस TdS। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है H इज इक्वल टू U प्लस PV। H मेरा क्या है, U प्लस, इसे मैं 1 मार्क कर रही हूं, इसे मैं 2 मार्क कर रही हूं। H है U प्लस PV। डन। तो मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट कर सकती हूँ। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में पुट करो तो मेरे पास G क्या आ जाएगा, U प्लस PV माइनस TS। डन। अब स्मॉल चेंज करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। DG इज इक्वल टू DU प्लस, जब इसे करेंगे तो पहले V की रिस्पेक्ट में होएगा फिर P की रिस्पेक्ट में होएगा। सेम इसका माइनस TdS माइनस SDT निकाल लिया हमने, सिर्फ उसकी वैल्यू को पुट किया। और ये चीज हम कई बार कर चुके हैं, उसके बाद हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया।
अब हमारे पास ये आ गया। डन। अब हमें पता है सेकंड लॉ से हमें एंट्रोपी की वैल्यू पता है, दैट इज डीएस। डीएस हमारे पास क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। मैं इस इक्वेशन को मार्क कर रही हूँ 3 बिकॉज मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और हमें फर्स्ट लॉ से भी पता है जो भी हमने किया था, डी यू प्लस पी डीवी। ये कहां से आई, फ्रॉम फर्स्ट लॉ। डन। तो मैं यहां से टीडीएस की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो टीडीएस किसके बराबर आ रहा है, डी यू प्लस पी डीवी के बराबर। ठीक है, मैंने टीडीएस की वैल्यू निकाल ली, ये रहा मेरा टीडीएस। तो मैं इसे यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकती हूँ। पुट दिस इन इक्वेशन 3। टीडीएस की जगह आपने ये पुट करना है। तो डीजी इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी प्लस बीडीपी माइनस टीडीएस था, माइनस टीडीएस की जगह ये टर्म पुट कर दो। डन। पुट करने के बाद माइनस ओपन करते हैं। अब देखो डी यू कैंसिल हो रहा है, पीडीवी ये भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास सिर्फ ये 2 टर्म बचेगी। तो डीजी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। मेरे पास सिर्फ ये टर्म आ गए। क्लियर, यहां तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को भी कांस्टेंट कर देंगे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर फिक्स हो जाए तो डीपी क्या आ जाएगा, 0। अगर डीपी 0 हो गया तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी जी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट पी। ये चेंज है डी टी, तो मैं इसके नीचे ले जा रही हूँ। तो यह जगह कर्ली जी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस। डन। तो मैंने इसे क्या निकाल लिया, माइनस एस के बराबर। डन। अब हमने पढ़ा कि एस की बात करो या जी की बात करो, ये स्टेट फंक्शन है, यानी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। तो मैं अगर इसी को 2 स्टेट दे दूं, एक है इनिशियल यानी 1 स्टेज, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस S1, और फाइनल के लिए क्या हो जाएगी, माइनस S2। एक इनिशियल आ गई, एक आ गई फाइनल। मैं दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, कर ली G1 बाय कर ली 2 वाला पहले, फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू माइनस S2 माइनस डन। मेरे पास ये टर्म आ गई, इसकी वैल्यू दिस इज S2 माइनस S1, माइनस माइनस प्लस, तो S2 माइनस S1 है। अगर मैं माइनस बाहर ले लूं, ये चीज है, तो S2 माइनस S1 क्या होता है, डेल्टा G और सॉरी डेल्टा S। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस ऑफ। अब ये दोनों क्या है, दोनों चेंज ही तो है ना, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ करली बाय करली टी G2 माइनस G1। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एट कांस्टेंट पी। अब व्हाट इज G2 माइनस G1, अभी पीछे निकाला था, ये भी क्या है, डेल्टा G। तो मैं सिर्फ करली ऑफ डेल्टा G बाय करली ऑफ T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ S। डन। मेरे पास एक फॉर्म आ गई। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आई मेरे पास, माइनस डेल्टा ऑफ S की। अब पीछे मैंने एक इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 2 दिस। तो डेल्टा S निकाल लिया आपने, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा S माइनस हो गया, एडजस्ट कर दिया पीछे से, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जो भी निकाली, कर ली डेल्टा G बाय कर ली T एट कांस्टेंट पी। तो ये आ गई मेरी एक इक्वेशन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। डन। अब मैंने इसे G की फॉर्म में निकाला है। आप सिमिलर वे में से जब इसे निकालोगे A के साथ, तो A के साथ जब आप सेम वे से शो करोगे तो A की वैल्यू होती है आपकी U वाली टर्म में आती है, तो H की जगह आपका क्या आ जाएगा, U। और साथ में क्या आएगा, V। ठीक है, बिकॉज A इज इक्वल टू U माइनस TS। सेम सॉल्व करोगे, सेम डेरिवेशन है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ ए।
तो ये इसकी दूसरी फॉर्म आती है। ठीक है, दोनों ही एक ही इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म है। डन। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, मैं इनको नंबर पुट दे रही हूं। से मैंने पीछे इक्वेशन 3 तक दिया, तो आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 5। डन। मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 को ही लेते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। अब मेरी 4th इक्वेशन ये है। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देती हूँ बाय टी स्क्वायर। डिवाइड इक्वेशन 4 बाय टी स्क्वायर। अब जब टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, कर्ली जी बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली एच बाय टी स्क्वायर प्लस टी कर्ली जी बाय कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट पी एट टी स्क्वायर। तो यहां से एक टी कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक टर्म को हम इधर लेके जाएंगे, इस टर्म को हम इधर लेके जाएंगे। ये मैं इधर लेकर आई और ऐसा आइटम मैं एक साइड लेके चली गई। डन। ये इधर आया नेगेटिव, ये इधर आया नेगेटिव, इतना आ गया मेरे पास। अब इस वाली फॉर्म को देखो, ये एक तरह क्या है, डेल्टा जी का चेंज, डेल्टा जी बाय टी का। अगर आपको डेल्टा जी बाय टी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक बार आप डेल्टा जी का करोगे तो मेरे पास ये टर्म आएगी टी कांस्टेंट, और जब आप इसे डेल्टा जी को फिक्स रखोगे और टी की रिस्पेक्ट में करोगे तो -1/t² आ जाएगा। ये आ गया -1/t²। तो अगर मैं इन दोनों को लिखूं तो ये एक तरह से डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन, डेल्टा जी बाय टी का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आ जाएगा कर्ली ऑफ डेल्टा जी बाय टी विद रिस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट पी। क्लियर। तो ये क्या आ गया, इसका हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी इन दोनों को, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बाय पार्ट सॉल्व होएगा। एक बार डेल्टा जी फिक्स इसकी रिस्पेक्ट में करोगे तो -1/t², और जब टी को फिक्स करोगे इसका करोगे तो डेल्टा जी बाय डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म होती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। क्लियर। तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन आ गई। ये इक्वेशन हमारी रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है दोनों के ऊपर क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। अब बात करते हैं इसी की एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन होती है वो होती है गैल्वेनिक सेल्स। जो गैल्वेनिक सेल है, अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे गैल्वेनिक सेल्स के बारे में। हम एक रिडॉक्स रिएक्शन ले रहे हैं लाइक जिंक और कॉपर की, जिसमें है हमारा Zn। जिंक की रॉड को हमने जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखा तो क्या हुआ, सल्फेट आयन डिस्प्लेस हुआ जिंक पे और हमारे पास कॉपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ZnSO4 प्लस कॉपर। अब इस इक्वेशन में क्या हुआ, इससे ये +2 में गया, 0 से लेके +2 में गया, तो इसमें क्या हुई, इसकी ऑक्सीडेशन। और कॉपर +2 से 0 में चला गया तो इसकी क्या हुई, रिडक्शन। तो अगर मुझे रिएक्शन लिखनी हो तो Zn चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव। Zn किस में चेंज हो गया, Zn2 पॉजिटिव में +2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये किस में चेंज हो गया, कॉपर में। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ यहां से यहां तक, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका माइग्रेशन होता है, तो वो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। डन। अब हम यहां पर निकालते हैं इसी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है -NEF। n इज 2। ठीक है, n की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, EF। ये जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है हमारे -ΔG, या फिर आप कह सकते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NEF। जैसे मैंने अभी बोला था -NEF, इधर माइनस नहीं निकाला बिकॉज हमारी डेल्टा जी है, तो ये एक तरह का डिक्रीज आता है इन फ्री एनर्जी, बिकॉज रिएक्शन तभी पॉसिबल है अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव या 0 होगी।
डन। तो डेल्टा जी ये रहा विच इज इक्वल टू NEF। डेल्टा जी आपने इक्वेशन नंबर 4 में निकाला है, उसे मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। यूज इक्वेशन 4 हियर। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ यूज कर रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -NEF। ये माइनस मैंने इधर एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, दैट इज डेल्टा H प्लस T कर ली। डेल्टा जी, फिर से डेल्टा जी की वैल्यू पुट करो NEF। ये आ गया मेरे पास, डन। अब ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस NEF इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस एडजस्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और बाकी रेस्ट टर्म प्लस। ये डेल्टा H आ गया, इधर वाले में एडजस्ट करो तो ये आ जाएगा प्लस T, ये माइनस में। N फिक्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं। F इज फैराडे, 1 फैराडे, 1 फैराडे की वैल्यू भी फिक्स होती है 96500 कॉलम्स, तो F भी फिक्स है। तो चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ E में। E हमारी क्या है, EMF वैल्यू, तो मैं N को और F को बाहर ले सकती हूँ, तो कर्ली E बाय कर्ली T आ गया। ये चीज हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़नी है, ठीक है। तो E हमारा क्या है, एक EMF है सेल का, जो हमारा EMF आएगा, और कर्ली E बाय कर्ली T ये हमारा क्या है, EMF कोफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF। डन। अगर आपको इसकी वैल्यू गिवन हो, N की वैल्यू गिवन हो, बाकी सारी रेस्ट टर्म गिवन हो, तो आप किसकी वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, डेल्टा H की। सिमिलर डेल्टा H की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, तो आप E की वैल्यू को यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल में ऐसा ही होगा कि आपको एक वैल्यू गिवन होगी और दूसरी चीज आप वहां से निकाल सकते हो, चाहे आपको E गिवन हो, चाहे आपको H गिवन हो। आप जो रेस्ट अननोन टर्म है आप उसको वहां से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। तो ये था हमारा इसका डेरिवेशन, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, जिसे हमने 2 फॉर्म में निकाला। G वाली फॉर्म हम सॉल्व करते हैं और उसी को इसकी दूसरी फॉर्म यानी जो H वाली फॉर्म है, A वाली फॉर्म है, उसमें निकाल देते हैं, बिकॉज डेरिवेशन उसका क्या है, सिमिलर है। ओके। अब थर्मोडायनेमिक में हमारे पास थोड़े से पार्ट बचे हैं, जिसमें हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है थर्मोडायनेमिक 3 की, जो एक रेजिडुअल एंट्रोपी है वो, और इसके कुछ बेसिक जो टेस्ट है हमें वो करने हैं, जब अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।